चलो, today we will start with equivalent concept, but before that, हाँ, बोलो। क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, डाउट क्या है इसमें? I said that सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका 6 हो सकता है। ओके? अच्छा, so before we start on equivalent concept, I want you to practice one more react. All of you have practiced the sheet I sent around 50-60 reactions to balance. We didn't get the sheet. Please collect it from your center manager. I have mailed it. I have mailed it to all center managers. Please collect it from them. मतलब गौतम की ईमेल आईडी से आया है वो मेल. Confirm and collect that और उसको प्रैक्टिस करना. एक और रिएक्शन अभी बैलेंस करते हैं before moving to equivalent concept. Yes, everybody will get. आज after lecture collect it from your center manager. Sir, please wait. I am just writing the oxidation numbers. Sir. All of you just check everybody has got these oxidation numbers correctly or not of every element. किसी को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में किसी भी एलिमेंट की दिक्कत है तो पहले वो क्लियर करो. ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स आ गए हैं सबको? चलो प्रोसीड करो. सर हाँ. सर वो फर्स्ट टू कंपाउंड्स के लिए स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा ना? नहीं, देखो इस कंपाउंड के लिए K4FeCN6 पोटेशियम वी नो इज इन +1 स्टेट, करेक्ट? तो 4 पोटेशियम्स का टोटल तो +4 हो गया. साइनाइड आयन वी नो इज Cn- आयन, तो पूरे साइनाइड आयन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेटली -1 होगा. तो 6 साइनाइड्स का टोटल -6 होगा और पूरा इस कंपाउंड का 0 होना है. तो आयरन विल कम इन +2. अब साइनाइड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का क्या होगा? उसके लिए वी कैन टेक इट फ्रॉम HCN या साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 1 लोन पेयर ऑन ईच, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. When you will break all these 3, all the 6 electrons will come to nitrogen. So ये -3 में और ये +2 में आ जाएगा. Similarly for सीरियम नाइट्रेट, पूरे नाइट्रेट आयन पे चार्ज -1 होता है, तो 4 सीरियम आयन्स पे -4 होगा, तो सीरियम इज इन +4. और नाइट्रेट आयन के अंदर वी नो ऑक्सीजन इज इन -2, so nitrogen has to be in +5. Proceed करो इसमें. In this problem
iron is getting oxidized, carbon is getting oxidized, nitrogen is getting oxidized, cerium is getting reduced, potassium is a spectator, nitrogen is also a spectator. ये वाला नाइट्रोजन स्पेक्टेटर है, देखो +5 से +5, and this nitrogen is getting oxidized. So we have a problem in front of us where several things are getting oxidized. One of them is getting oxidized and is a spectator as well, and one thing is getting reduced. Correct? Let's start proceeding. और थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रखने के लिए ना, what you can do. ये वाला नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये वाला नाइट्रोजन स्पेक्टेटर है. करेक्ट? So let's make a differentiation between those two nitrogen. One is getting oxidized, one is spectator. Correct? So let's start writing our half reactions. हाफ रिएक्शंस कैसे लिखने हैं? ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखा जाएगा? K4FeCN6 is going to FeOH whole thrice plus KNO3 plus K2CO3. और रिडक्शन हाफ CeNO3 whole 4 going to CeOH whole thrice. Next step, balance the element whose oxidation number is changing. आयरन का चेंज हो रहा है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी. कार्बन का चेंज हो रहा है, 6 कार्बन, so 6 K2CO3. नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है, 6 नाइट्रोजन, so 6 KNO3. सीरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड. Next step was calculation of delta ON. तो delta ON calculate करते हैं. What will be delta ON of this? क्या क्या चेंज हो रहा है? आयरन. How many iron? 1 iron. और 1 iron में कितने का चेंज? 1 का. प्लस 6 कार्बन, 2 का चेंज. प्लस 6 नाइट्रोजन, कितना चेंज? 8 का. So this total on adding will give me 61. और डेल्टा ON दूसरे रिएक्शन का सिंपली -1. तो सेकेंड रिएक्शन we will multiply by 61 and add. तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? K4FeCN6 plus 61 CNO3 whole 4 goes to FeOH whole thrice plus 6 KNO3 plus 6 K2CO3 plus 61 COH whole thrice. Correct? अब हम लोग को करना है स्पेक्टेटर बैलेंस. ठीक है? तो स्पेक्टेटर बैलेंस करते हैं. स्पेक्टेटर्स क्या क्या है? पोटेशियम और नाइट्रोजन. पोटेशियम कितने कंपाउंड्स में अकर कर रहा है? 1 2 3 4 कंपाउंड्स में पोटेशियम अकर कर रहा है. स्पेक्टेटर वाला नाइट्रोजन कितने कंपाउंड्स में अकर कर रहा है? 1 2. तो पहले हम लोग बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को, स्पेक्टेटर नाइट्रोजन को. स्पेक्टेटर नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 61 into 4. करेक्ट? 244. और राइट साइड में हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है KNO3. तो प्लस 244 KNO3. वो 6 तो ब्लैक वाले हैं. ये अभी ब्लू नाइट्रोजन की बैलेंसिंग है, स्पेक्टेटर नाइट्रोजन की. ये जो 6 थे पहले से, वो जो ऑक्सीडाइज होके आ रहे थे वो वाले 6 थे. करेक्ट? वैसे करना तो तुम 244 प्लस 6 यहाँ भी काउंट करो ना, 250.
फिर उसमें से 6 यहाँ हो गए, बचे 244। क्लियर? नेक्स्ट पोटेशियम बैलेंस, 250 पोटेशियम यहाँ हो गए और 12 यहाँ, 262। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो 258 KOH। Here, then hydrogen balance. How many hydrogens on this side? 258. Here, 3 and 183. So 186. So 258 minus 186, 72. So 72 hydrogens के लिए 36 H2O. And then you can do the last step, oxygen check. ऑक्सीजन चेक करते हैं, इसमें कितनी हो गई? 61 into 12। कितना होगा 61 into 12? 732 plus 258, 990. On this side 3 and 18, 21 and 18, 39। और यहाँ से कितनी आ जाएंगी? सॉरी, ऐसे काउंट करते हैं, रुको। ये 250 KNO3 है ना टोटल, तो 250 into 3, 750, 750 और ये कितनी हो गए? 183। सो कितना हो गया? 933 plus 3, 936 plus 18, 954 plus 36, 990। क्लियर? तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। क्लियर है ये बैलेंसिंग? हाँ बोलो। So, while doing spectator balance, is there any order through which we Yes, I told first you. balance? I gave Because it in note. The spectator which occurs in least number of compounds should be balanced first. Just see in your notes. You should have written that. So, हाँ. so left hand side, why didn't we take the average for nitrogen? Left hand side. एवरेज क्यों लेंगे? अलग अलग कंपाउंड्स में, अलग अलग कंपाउंड्स में थोड़ी ना एवरेज लेंगे। सेम कंपाउंड में Overall, दो अलग अलग कंपाउंड के नाइट्रोजन का एवरेज कभी नहीं लेंगे। क्लियर? एक ही कंपाउंड में दो जगह नाइट्रोजन होता है, NH4NO3। तो नाइट्रोजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछता तो वी कैन रिपोर्ट एवरेज, बट स्टिल NH4NO3 में भी उन दो नाइट्रोजन की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। करेक्ट? ओके, सो आई होप दैट, हाँ बोलो। In the answer, do we have to keep these 6 KNO3 and No, you can 241 write now KNO3 total 250 separate? KNO3. You can write total 250 KNO3. I have written separate to just give you a clarity. These 6 nitrogen are coming from oxidation and these 244 nitrogens are spectators. The final answer you can write them as total 250 KNO3. Clear है? Okay. So now, coming back to equivalent concept, what we need to do here. This is a part of stoichiometric analysis only. देखो क्या पॉइंट है। सपोज ये रिएक्शन हमें दे के पूछा होता है, 100 ग्राम K4FeCN6 लिया, हाउ मच सीरियम नाइट्रेट विल रिएक्ट विद इट। इसका वेट दे के इसका वेट पूछा होता है। करेक्ट? We know how we will do this problem from mole concept. What will be the approach? From weight of K4FeCN6 we will calculate moles of K4FeCN6. From moles of K4FeCN6 we will calculate moles of cerium nitrate. How we will do that calculation? The ratio of moles is equal to ratio of stoichiometric coefficients. So for doing that calculation we will need stoichiometric coefficients. And now we will get stoichiometric coefficients by balancing the reaction. Correct? तो ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे, K4FeCN6 के वेट से उसके मोल्स निकालेंगे, फिर इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से हम लोग CeNO3 के मोल्स निकालेंगे, फिर उसका वेट निकालेंगे। करेक्ट? बट इन दिस होल प्रोसेस वन
tough step, one time taking step is balancing, correct? And this is what we need to avoid in such type of reactions where balancing is tough. Simple, दो कंपाउंड इधर दो कंपाउंड उधर, वो बैलेंसिंग तो बहुत इजी है, तो उसमें मोल मेथड लेके we can go ahead. But when reactions like this will come, balancing will not be easy, correct? इस बैलेंसिंग को एक एक एटम देख के तुम नॉर्मली जैसे पहले बैलेंस करते थे नहीं कर पाओगे. You will have to follow a systematic approach like this to balance the reaction. So the entire aim of equivalent concept is that we want to avoid balancing of reactions. Clear? And the approach here says, so law of equivalence simply states that law of equivalence states that in any chemical reaction, law of equivalence states that in any chemical reaction, equal equivalents in any chemical reaction, equal equivalents of all the species are involved. Equal equivalents of all the species are involved. So basically अगर मेरे पास एक unbalanced reaction है, A plus B going to C plus D, correct? ये unbalanced reaction है. What was law of stoichiometry stating? The moles of A is to moles of B is to moles of C is to moles of D. This ratio is equal to stoichiometric coefficient of A to B to C to D. Correct? This was law of stoichiometry, mole concept. What is law of equivalence here? Equivalence of A is to equivalence of B is to equivalence of C is to equivalence of D. This ratio is 1:1:1:1. सब चीजों के equivalents equal है. तो law of equivalence is simply saying clear? तो अब हम लोग मोल्स की जगह कुछ और कैलकुलेट करेंगे एंड दैट वी विल कॉल एज इक्विवेलेंट. इज दैट क्लियर? एंड वेरी सिंपली व्हाट वाज मोल? कैसे कैलकुलेट करते थे किसी भी चीज के मोल? इट्स गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. एंड वेरी सिमिलरली इक्विवेलेंट्स ऑफ एनीथिंग वी विल कैलकुलेट एज इट्स गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट. मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स मिलेंगे, इक्विवेलेंट वेट से इक्विवेलेंट्स मिलेंगे. और किसी भी रिएक्शन में सब चीजों के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे. क्लियर? तो अब हमारी पूरी प्रॉब्लम क्या रह गई? वही वापस आते हैं K4FeCN6 प्लस सीरियम नाइट्रेट वाला हमें अनबैलेंस्ड रिएक्शन दिया और हमको बोला गया 100 ग्राम K4FeCN6 है, कितना सीरियम नाइट्रेट लगेगा. So now what we will do? We will not calculate moles of K4FeCN6. We will calculate equivalents of K4FeCN6. How we will do that calculation? 100 ग्राम को दिया, डिवाइड करना पड़ेगा उसके इक्विवेलेंट वेट से. एक बार उसके इक्विवेलेंट्स मिल गए तो उतने ही इक्विवेलेंट्स सीरियम नाइट्रेट के भी होंगे. तो सीरियम नाइट्रेट के भी इक्विवेलेंट्स मिल गए हमें. एंड देन we will have to calculate somehow equivalent weight of cerium nitrate and we will multiply, we will get weight of cerium nitrate. So now our whole problem is reduced to calculating equivalent weights. Clear? चलो इतना नोट करो, फिर देखते हैं equivalent weights कैसे calculate करते हैं. हाँ कुछ डाउट है किसी को? हाँ बोलो. Sir, this is based on experimental evidence. No, this is not based on experimental evidence. See,
दिस इज अ बुक कीपिंग टेक्निक. हम कैसे चीजों को देख रहे हैं. एक वे ऑफ सीइंग थिंग्स फॉर मोल, हमने फिक्स कर दिया भाई इतने नंबर हम देखेंगे और उसको एक मोल बोलेंगे. दिस वे ऑफ सीइंग थिंग इज कि जो चीजें आपस में रिएक्ट होती हैं वो जिस रेशियो में रिएक्ट होती हैं उसको हम देखेंगे और उसको हम एक इक्विवेलेंट कहेंगे. करेक्ट. इट इज जस्ट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. Sir, हाँ. so what exactly are equivalents? मतलब we know that खाली weight को divide करते हैं equivalent weight से, so we get equivalent. What exactly represent करते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे we did one very basic thing in starting law of constant proportions. याद है ना कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा सेम वेट रेशियो में कंबाइन करेंगे टू प्रोड्यूस वाटर. करेक्ट. सो दिस concept is from there only, equivalent वाला concept. It is trying to find out कि एक फिक्स्ड अमाउंट हाइड्रोजन से बाकी सब एलिमेंट्स कितना कितना रिएक्ट करते हैं. तो हाइड्रोजन को मैंने फिक्स कर लिया, मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है. करेक्ट. दिस मच आई एम सेइंग इज वन इक्विवेलेंट, वन पैकेट ऑफ हाइड्रोजन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो अब इस एक पैकेट से क्लोरीन जितना रिएक्ट करेगी, जितने भी ग्राम, आई विल स्टार्ट कॉलिंग दैट एज 1 पैकेट ऑफ क्लोरीन और 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन. इस 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना भी कार्बन रिएक्ट करेगा, आई विल स्टार्ट कॉलिंग इट एज 1 इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन. तो एक चीज को फिक्स कर लिया और उससे अब कितना बाकी सब रिएक्ट कर रहे हैं, दैट वी आर कॉलिंग एज इक्विवेलेंट. तो मोल की जो डेफिनेशन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है तब भी हम मोल्स डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन इक्विवेलेंस की डेफिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन reaction because we are defining it in that way only कि one particular element combines with how much grams of all other elements. Clear? Okay. Sir, हाँ. sir, power was disconnected. Sir, power was disconnected. So Ah. can you repeat if you have done something? No, I have not done. I was just explaining the way of looking at equivalence. जैसे moles हम लोग देखते हैं is a fixed number of entities. Equivalents are by fixing some amount of a particular element और बाकी एलिमेंट्स उसके उस फिक्स्ड अमाउंट से कितना रिएक्ट कर रहे हैं. तो सपोज द जनरल चॉइस वाज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अमाउंट फिक्स कर दिया 1 ग्राम. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से बाकी एलिमेंट्स कितना रिएक्ट करेंगे, कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, दैट वी आर कॉलिंग एज देयर 1 इक्विवेलेंट. ठीक है. करो कनेक्ट करो यार. इक्विवेलेंट वेट भी रिएक्शन पर डिपेंड है. बिल्कुल नहीं, उसके थोड़ा इलैबोरेट की गई है, भी लिखते हैं. हाँ. चलो तो फर्स्ट थिंग लेट्स राइट डाउन इन दिस. अब इक्विवेलेंट वेट्स स्टार्ट करते हैं इनकी कैलकुलेशन. इक्विवेलेंट वेट्स तो इसमें लिखो सबसे पहले तो सबसे बेसिक डेफिनेशन थी इसकी. लिखते हैं वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट, वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी एलिमेंट is defined as one equivalent of any element is defined as the amount of that element, one equivalent of any element is defined as the amount of that element combining with 1 gram of hydrogen और 8 grams of oxygen और
35.5 grams of chlorine. 35.5 grams of chlorine. Correct? The weight of come to that. The weight of element. The weight of element involved in the reaction. The weight of element involved in the reaction with hydrogen, oxygen or chlorine. With वही लिख लो पूरा. With 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen or 35.5 gram chlorine. Is called as its equivalent weight. Is called as its equivalent weight. तो अब देखो, जरा इसको अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ये बेसिक क्लियर करते हैं. एक इक्विवेलेंट का वेट क्या हो, एक मोल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट. तो एक इक्विवेलेंट का क्या वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट. करेक्ट. तो हम लोगों ने अपना रेफरेंस लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम. तो आई एम सेइंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन वेज 1 ग्राम. मतलब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, 1 ग्राम. और 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन. अब 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर किसी भी चीज से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन का 1 इक्विवेलेंट लगा रिएक्शन में, तो दूसरी चीज का भी 1 इक्विवेलेंट ही लगा होगा. करेक्ट. तो दूसरी चीज का जितना भी वेट लगा होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में, वो एक इक्विवेलेंट का वेट है. इट मींस दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट. करेक्ट. अब हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया था, लेकिन हर चीज हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करती है. तो हमने देख लिया पहले भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है. वाटर वाला डाटा है हमारे पास. 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑक्सीजन. इट मींस 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑक्सीजन. तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट है, इट मींस 8 ग्राम ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट है. करेक्ट. तो अब हमारे पास ऑक्सीजन का भी डाटा आ गया. तो आई कैन ऑल्सो से थिंग्स विद कंबाइन विद 8 ग्राम्स ऑक्सीजन आर ऑल्सो 1 इक्विवेलेंट. क्लियर. इसी तरह क्लोरीन से भी रिलेट कर लिया. ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. और बाकी सब एलिमेंट्स इन तीनों में से किसी एक से तो कंबाइन हो जाएंगे. क्लियर. हाँ. So when you say it combines with 8 grams of oxygen, you mean that oxygen has to be in Oxide state. -2 oxidation It state. should be in oxide state. Okay, and hydrogen also. Hydrogen is in normal except hydrides, उसमें भी it is 1 gram. इसलिए हाइड्रोजन का बेसिस लिया था, क्योंकि हाइड्रोजन will always show me either +1 or -1. करेक्ट. सर आपने बोला कि इक्विवेलेंस मतलब हम रिएक्शन के बेसिस पे डिफाइन अभी करते देखो. So how we are defining equivalent weight of any element? कैसे डिफाइन कर रहे हैं. 1 ग्राम हाइड्रोजन से जो कंबाइन हो, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो कंबाइन हो, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से जो कंबाइन हो. And this all thing we can write in a very simple equation, that equivalent weight of any element is its atomic weight divided by its valency. Or to be more better, just 1 minute. It is atomic weight divided by. अब तो हम लोगों ने वैलेंसी का बेटर वे देख लिया है. मोड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1. उसकी वैलेंसी किसी भी कंपाउंड में क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 या -1, जिसका मोड हमेशा होगा 1. तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, 1.
ऑक्सीजन इन ऑक्साइड स्टेट हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2, उसका मॉड हो गया 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16/2 8। क्लोरीन क्लोराइड स्टेट में हमेशा -1 की वैलेंसी दिखाएगा 35.5। क्लियर? सो नाउ सपोज I take an example. I want to calculate equivalent weight of iron, and I see a compound of iron FeO. In FeO, iron is in +2 state. So what will be its equivalent weight? 56/2. But suppose if I see the compound Fe2O3, then equivalent weight of iron is 56/3. But if I see Fe3O4, equivalent weight of iron is 56/8. Same element in different compounds can show me different oxidation number. So hence it can show different equivalent weights. So suppose if a question comes, what is equivalent weight of iron? The answer will be cannot be told. Data insufficient. You cannot report equivalent weight of iron unless and until you are specified the compound. The question will be complete if you are asked what is the equivalent weight of iron in any particular compound. But if the question is what is equivalent weight of sodium, now sodium is a 1A element which can only show you a valency of +1. Then without compound नहीं भी दिया तो then also you can say it will be 23/1. तो elements which show fixed valency उनका तुम equivalent weight ऐसे ही report कर सकते हो without the compound. But elements which are going to show variable valency, for them you will need to know the compound in which you want to calculate the equivalent weight. सर पर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं और इसके अंदर एक ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट भी देते हैं, डेटा इनसफिशिएंट ही जाएंगे इस पे। सर लेकिन फिर ऑक्सीजन सर, का भी बाद में तीनों value सर, same नहीं है ना? ऑक्सीजन का तो सब में सेम है नहीं क्योंकि नहीं, सब में ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीडेशन लेकिन जो एक्सेप्शंस थे ऑक्सीजन हाँ तो उसमें ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड आयंस में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 16 हो जाएगा। सर तो फिर क्या करेंगे उसके? क्या करोगे क्या सर, मतलब उस मतलब- इक्विवेलेंट वेट से नहीं सर, मतलब उससे ये एक टाइप- 10 मिनट हाँ। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे कि व्हाट इज द Oxygen- इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन Then again और डेटा yeah insufficient. You have to report it only the equivalent weight of oxygen in oxide. सर तो मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन फिक्स्ड है 1A 2A फिक्स्ड है। हाँ बोलो। सर अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कोई एलिमेंट का 40 ग्राम रिएक्ट कर रहा है हाँ। और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ किसी का 50 ग्राम वही एलिमेंट का 50 नहीं हो ग्राम सकता ना। उसका वो नहीं हो पाएगा तो फिर वो एलिमेंट अलग अलग वैलेंसी दिखा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए, करेक्ट? तो देन यू विल से विद हाइड्रोजन इट्स इक्विवेलेंट वेट उस कंपाउंड में 40 है, उसके हाइड्राइड में उसका इक्विवेलेंट वेट 40 है, उसके ऑक्साइड में उसका इक्विवेलेंट वेट 50 है। अलग अलग हो सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ना। आयरन के ही देख लो, ऑक्सीजन के साथ ही वो अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 28 ग्राम आयरन कंबाइन करेगा, यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 56/3 ग्राम आयरन कंबाइन करेगा। सर रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो ओके सर। और सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि एज आई सेड ये डेफिनेशन हम लोग की रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। कुछ रिएक्शन हो तभी हम लोग इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे। तो जब कुछ रिएक्शन होगा, चीजें एक दूसरे से कंबाइन करेंगी, 0 ऑक्सीडेशन नंबर केवल एलिमेंटल स्टेट्स में होते हैं। तो एलिमेंटल स्टेट्स पे हम लोग ये कंसेप्ट डिफाइन कर ही नहीं रहे, करेक्ट? एक ब्लीचिंग पाउडर भी वैसे है जिसके अंदर क्लोरीन ओके सर। क्लोरीन का 0 नहीं है, वो हम लोग तो एवरेज 0 है ना। हाँ, अब जब मॉड लोगे, जब अभी मॉड लेने आ गए हैं तो -1 भी 1 हो जाएगा। हाँ तो फिर 1 हो जाएगा। Equivalent weight of a compound when we have to define that we will define by a term molecular weight by n factor.
Correct? What is n factor? किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट किस पे डिपेंड करता है? वो किस कंपाउंड में प्रेजेंट है. करेक्ट? सिमिलरली किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट किस पे डिपेंड करेगा? कि वो किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. And we can broadly classify all our chemical reaction in two categories. One are redox reactions, जिसमें कोई oxidation numbers का change हो रहा है, and the second are acid-base reactions. Clear? So we can broadly classify all our chemical reactions in redox or acid-base reaction. So if a compound is participating in a redox reaction, then n factor is given as the mod of delta O. Delta O calculate कर रहे थे अभी. So its n factor will be given as magnitude of change in oxidation number per molecule. उसके एक मॉलिक्यूल से कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इन्वॉल्व है for redox reaction. And if it is participating in a acid base reaction, then n factor is given as number of H plus or OH minus replaced per molecule. उस रिएक्शन में उसके एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस या OH माइनस रिप्लेस हुए, दैट वी विल गिव एज n फैक्टर. क्लियर? पहले नोट करो जरा कंपाउंड वाले n फैक्टर. एसिड बेस में H प्लस OH माइनस का ही तो कोई एक चीज एसिड की तरह एक्ट करेगा, दूसरा बेस की तरह H प्लस OH माइनस का ही ट्रांसफर होगा ना. ऑक्सीडेशन नंबर्स तो सबके सेम रहते हैं. ऑक्सीडेशन इक्विवेलेंट वेट तो हमने डिफाइन किया है कि जो जितने एलिमेंट मतलब इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो सर उसमें मॉलिक्यूलर प्लीज लिसन वो जो डिफाइन की है, पहली डेफिनेशन लिखी है, देखो ना उसमें लिखा है ओनली वो डेफिनेशन सिर्फ एलिमेंट्स के लिए है. यस सर. हाँ, ये अब हम लोग कंपाउंड की बातें कर रहे हैं. तो सपोज लेट्स से दिस रिएक्शन इज गिवन टू अस. KMnO4 क्या K2Cr2O7 goes to Cr2O3. Goes to CrCl3. Redox reaction. पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस. प्रोडक्ट में दिखाया नहीं है उसको, कहीं भी हो किसी भी कंपाउंड में होगा वो +1 ही होगी. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +6. क्लियर? यहाँ पे +3 क्रोमियम की चेंज हो रही. ऑक्सीजन -2 शोन नहीं है, मतलब वाटर में जा रहा होगा, वहां भी इसका -2. और इधर क्लोराइड -1 में इधर शोन नहीं है, मतलब HCl एसिड मीडियम से आ रहा होगा, अगेन उसमें चेंज नहीं. तो अब तुम्हें अगर इस कंपाउंड का n फैक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे इसका n फैक्टर? मॉड ऑफ डेल्टा O. चेंज कितना हो रहा है देखो इसका. स्टार्टिंग में कितना है 6, फाइनली कितना है 3. तो चेंज कितना हुआ 3 माइनस 6. बैलेंस नहीं करना है, वी हैव टू अवॉइड बैलेंसिंग. प्लीज सी चेंज कितना हुआ 3 माइनस 6 का मॉड पर मॉलिक्यूल. तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है 2, और हर क्रोमियम में ये चेंज हो रहा है. तो क्या हो गया इसका n फैक्टर 6. अगर तुमसे कोई इसका n फैक्टर पूछता तो क्या होगा इसका n फैक्टर? फाइनल ऑक्सीडेशन 3, इनिशियल
6 चेंज। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है? क्लियर? तो एन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करने समझ रहे हैं? जिस मॉलिक्यूल का करना है, जिस कंपाउंड का करना है, उसके एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है वो देखेंगे। हाँ क्या? क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है और हर क्रोमियम में वो चेंज हो रहा है, करेक्ट? ये एक क्रोमियम का चेंज है और इसके एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, तो इस मॉलिक्यूल का टोटल चेंज पर मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल का कितना चेंज है वो ये 6। क्लियर है? So now, हाँ बोलो। So to obtain the n factor of a compound, we find out the changes in oxidation number for each of the atoms and we करेक्ट, add them, right? यस। Okay. क्लियर है यहाँ तक? Sir, हाँ, can you please explain the difference again? ON factor equal to 6 ON factor equal to? यार इसके एक मॉलिक्यूल में 2, देखो जो अभी एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग स्पीशीज इज ओनली क्रोमियम, ठीक है? तो जब हमें एन फैक्टर्स निकालने हैं तो K2Cr2O7 के एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, तो हम चेंज पर क्रोमियम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं। इसके लिए CrCl3 के एक मॉलिक्यूल में 1 क्रोमियम है, तो उसके एन फैक्टर को निकालने के लिए वी विल ओनली सी चेंज ऑफ 1 क्रोमियम। क्लियर? Yes, sir. जिस मॉलिक्यूल का निकालना है उसके पर मॉलिक्यूल सारी कैलकुलेशंस होंगी। सर अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट्स का डेल्टा ओवन डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। Sir, 1 मिनट देखो इधर, we मान लो ये एक हाफ रिएक्शन दिया है, एन फैक्टर्स निकालने हैं चारों चीजों के, ठीक है? आज ही बैलेंस किया ना ये, इन सब के एन फैक्टर्स निकालने हैं। लेट्स सी, पोटेशियम यहाँ दिया नहीं है, पोटेशियम तो चेंज नहीं कर रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है। ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को सब लोग। कार्बन +2 से +4 में जा रहा है, नाइट्रोजन -3 से +5 में जा रहा है। क्लियर? हमें इस कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना है। हम इसके एक मॉलिक्यूल का टोटल चेंज देखेंगे। इसके एक मॉलिक्यूल में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 4 पोटेशियम, 1 आयरन, 6 कार्बन और 6 नाइट्रोजन। इन सारे एटम्स का जो ऑक्सीडेशन चेंज है वो हम देखेंगे। पोटेशियम का चेंज कितना है? 0। आयरन का चेंज 1। हर कार्बन का चेंज +2 से +4, तो हर कार्बन का चेंज 2। नाइट्रोजन का चेंज, हर नाइट्रोजन का चेंज 1। ये टोटल आ गया 60, तो इसका एन फैक्टर हो गया 60। समझ में आई ये बात? अब हमसे कोई कहता है इसका एन फैक्टर निकालो। इसके एक मॉलिक्यूल में क्या क्या आइटम्स हैं? आयरन, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन। आयरन में कितना चेंज है? 1। ऑक्सीजन में कितना चेंज है? यहाँ कहीं भी आ रहे हैं, ऑक्साइड से आ रहे हैं, 0। हाइड्रोजन में कितना चेंज है? 0। तो इसका एन फैक्टर हो गया। क्लियर? इसके एक मॉलिक्यूल में क्या क्या चीजें हैं?
2 पोटेशियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चेंज 0, पोटेशियम का चेंज 0, कार्बन का चेंज 2, तो n फैक्टर 2। क्लियर? -3 से +5, n फैक्टर 8। पोटेशियम और नाइट्रोजन का चेंज नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ। When we have to take the modulus for the oxidation number, we have to take it at the end, right? मतलब First we do all the addition. Yes, yes. Suppose हाँ, पहले सब एडिशन एंड देन वी विल टेक मोड। नोट कर लिया ये? क्लियर है कैसे कैलकुलेट करते हैं n फैक्टर? हाँ, सर वो ऑक्सीजन का 0 नहीं समझा सर, लेफ्ट साइड पे नहीं है। नहीं है तो हम मानेंगे वो जब नहीं दिया है। देखो लास्ट क्लास से कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर कॉमन स्पेक्टेटर्स। तो जब ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं दिया तो वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट ऑक्सीजन एवरीवेयर इज इन ऑक्साइड स्टेट। ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड है, वो जब तक मेंशन नहीं किया अपने मन से मानना नहीं है। ओके? Okay, sir. तो ये नोट करो। Okay. So now our equivalent approach of problem solving would be, if any chemical reaction is given, we will be given information about one species, we will be asked information about any other species, and our approach will always be that in a reaction, equivalence of anything X will be equal to equivalence of anything Y. करेक्ट? तो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व स्पीशीज के इक्विवेलेंस को हम लोग इक्वल करेंगे। क्लियर? So suppose if we take some examples, let's say we are given a problem that oxide of a metal contains 40% oxygen. Find equivalent weight of metal. ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो किसी मेटल का ऑक्साइड है, कैसे बना होगा वो ऑक्साइड? रिएक्शन ऐसे ही होगा ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन is giving oxide. So I can say equivalence of metal will be equal to equivalence of oxygen. और ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, मतलब अगर इसका वेट 100 ग्राम है, उसमें ऑक्सीजन 40 ग्राम है, तो मेटल कितना होगा? 60 ग्राम। तो मेटल के इक्विवेलेंस कितने होंगे? 60 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ऑक्सीजन के कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? 40 ग्राम बाय 8। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट मालूम है हमें, these both are equal. Clear? समझ में आया? दोनों कोई डाउट? चलो नोट करो इसको, टेक आउट बुकलेट। I didn't understand why equivalent of X should be equivalent of Y. That was law of equivalence, that equal equivalents of everything are involved in a chemical reaction. ना? So in a given compound, the equivalence of each element should be equal. Yes. सर हाँ, सर मेरे को वो 100 नहीं समझा आपने, क्या लिया वो 100 वो नहीं समझा। अरे इसका वेट अगर मैं 100 ग्राम्स मान लूं इस ऑक्साइड का, तो उस ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन दी है ना, यस सर। तो ऑक्सीजन का वेट 40 होगा, 100 अगर ऑक्साइड का वेट है, और मेटल का वेट 60 ग्राम्स होगा।
है ना? यस सर, समझ गए, थैंक यू सर। So take out booklet. सर आप बोर्ड पे लिख सकते हो सर। तो एक एग्जाम्पल बुकलेट से और करते हैं। होम असाइनमेंट 2, let's see all of you. Home assignment 2 problem 4. Home assignment 2 problem 4 कैसे दिया है? That chloride of a metal contains कितना percentage? 65.5% chlorine. Contains 65.5% chlorine. और उसका फिर एक और इंफॉर्मेशन दी है, 100 ml vapor of this chloride of metal at STP weighs 0.72 grams. 0.72 ग्राम। और हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, क्या निकालना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस क्लोराइड। अगेन कैसे प्रोसीड करेंगे? ये क्लोराइड की इंफॉर्मेशन दी है, कैसे बन रहा होगा क्लोराइड? मेटल प्लस क्लोरीन इज गिविंग मेटल क्लोराइड। तो उस मेटल क्लोराइड में मेटल और क्लोरीन के इक्विवेलेंस विल बी इक्वल। अगर 100 ग्राम क्लोराइड मान लें तो उसमें क्लोरीन कितनी होगी? 65.5। तो मेटल कितना होगा? 34.5। क्लियर? दोनों के इक्विवेलेंस इक्वल होंगे। तो मेटल के कितने इक्विवेलेंट्स हो गए? 34.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। This should be equal to equivalence of chlorine, 65.5 by 35.5. Clear? तो इससे कितना मिल गया equivalent weight of metal? 34.5 into 35.5 by 65.5. Clear? ये तो equivalent weight मिला मेटल का, और हमें निकालना है इस क्लोराइड का फॉर्मूला। क्लियर? किसी भी मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला जनरल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? किसी भी जनरल मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, MClX, where X is the valency of metal M or X is the oxidation number of metal M. And how we define the equivalent weight? किसी भी एलिमेंट के लिए कैसे डिफाइन किया था? एटॉमिक वेट बाय ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है इस कंपाउंड में M का ऑक्सीडेशन नंबर? X। तो इससे एटॉमिक वेट कितना मिल गया इस मेटल का? व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ दिस मेटल? 34.5 into 35.5 by 65.5 times X। क्लियर? अच्छा, अब एक गैसियस स्टेट की इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है। गैसियस स्टेट की क्या इंफॉर्मेशन दी है? 100 ml वेपर का STP पे वेट दिया है। तो if we apply ideal gas equation, PV is equal to nRT, तो प्रेशर कितना हो गया STP का? 1, वॉल्यूम 0.1 लीटर will be equal to nRT। मोल्स कितने हैं? वेट दिया है 0.72 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT हो जाएगा STP पे 22.4। तो इससे मॉलिक्यूलर वेट कितना मिल गया हम लोगों को? 22.4 इंटू 7.2। क्लियर?
अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे इस कंपाउंड का MClX का? एटॉमिक वेट ऑफ M which is 34.5 into 35.5 by 65.5x plus 35.5x. So which will give me 22.4 into 7.2. इसमें 35.5x कॉमन ले लेंगे, 100 by 65.5. Hence we can calculate the value of x. x मिल जाएगा तो इस मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला मिल गया. क्लियर है? चलो नोट करो इसको. Sir, sir, बोलो. sir, if a reactant has a particular element in some oxidation state, and it gives two different products in which the element has two वो different अगले oxidation वो states. नेक्स्ट क्लास का है. देखो आज हम लोगों ने बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर किया है. रिडॉक्स रिएक्शंस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एन फैक्टर कैलकुलेशंस भी होते हैं. दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. Sir, sixth one. हाँ, 6 प्रॉब्लम में दिया है. सल्फेट ऑफ अ एलिमेंट कंटेन्स 42.2% एलिमेंट. तो मतलब उसमें सल्फेट कितना हो गया? रिमेनिंग 57.8%. तो अगर 100 ग्राम सल्फेट ले तो उसमें मेटल का वेट हो जाएगा 42.2 और सल्फेट का वेट हो जाएगा 57.8. तो मेटल के इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 42.2 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. दिस शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फेट. सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट 96 और सल्फेट पे चार्ज -2 का होता है. मतलब इट्स वैलेंसी ओवरऑल इज 2. बाय दिस यू कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. Ninth problem. Approximate atomic weight of an element is given. Approximate atomic weight is given 29.89. Correct? And its equivalent weight exactly is given to us as 8.9. What is the exact atomic weight? So equivalent weight is 8.9. Which will be exact atomic weight divided by its valency. And valency we will take as a integer. So we need to find the integral multiple of 8.9 which is very close to 29.89. So the closest multiple will be with 3. So exact atomic weight will become 8.9 into 3. 26.7. Sir, हाँ. why बोलो. will we take the oxidation? हाँ देखो यार, अभी देखो इस प्रॉब्लम में और कोई डाटा गिवन नहीं है. So the best way we can do is, because most commonly always valencies are a integer. Oxidation number also most commonly are integer. In a few exceptional cases we see them as fraction. Correct? So here since no other thing is given, we will assume that valency is a, your oxidation number is a integer. सर Dulong-Petit's law से Dulong-Petit's law से हमेशा approximate weight मिलता है. 10th problem. 0.534 grams of magnesium displaces 1.415 grams of copper from its salt. तो कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है, मैग्नीशियम प्लस अ कॉपर सॉल्ट गिव्स कॉपर प्लस मैग्नीशियम सॉल्ट. तो मैग्नीशियम और कॉपर के इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल. मैग्नीशियम का वेट कितना है? 0.534 और उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को प्रॉब्लम में दिया है 12. करेक्ट?
कॉपर का वेट दिया है 1.415 और उसका इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है. बोथ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल. So, हाँ, sir, can you please explain the equivalent weight of SO4 in 6th question? SO4 कैसा आयन है? ये ना सल्फेट आयन, तो इसका वेट कितना होगा पहले? 32 प्लस 64 और इस पे इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर. सर बट वो फॉर्मूला तो हम लोगों ने एलिमेंट के लिए डिफाइन किया है ना. तो ये अभी चार सुनो, ये कैसा रिएक्शन हो रहा है? एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है ना, सल्फेट की फॉर्मेशन. इसमें एक एक एलिमेंट का नहीं लोगे, सल्फर ऑक्सीजन का, वो सल्फेट ग्रुप है. करेक्ट? अच्छा. ओके, थैंक यू सर. सर हाँ, वो नहीं समझा सर कि SO4 को एलिमेंट क्यों माना. SO4 को एलिमेंट नहीं माना. SO4 को सुनो, एलिमेंट के लिए और कंपाउंड्स के लिए क्या था? कंपाउंड्स या आयंस के लिए उनका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. हाँ, एन फैक्टर ये सल्फेट का कितना होगा? -2 चार्ज है ना, तो यू कैन से H2SO4 के 2 H+ रिप्लेस हुए हैं. नंबर ऑफ H+ और OH- रिप्लेस्ड. हाँ सर. ना? हाँ ओके. देखो नोट्स में एक चीज और ऐड कर लेते हैं. जस्ट 1 मिनट, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन ऑन बोर्ड. कैसे डिफाइन किया है इन फैक्टर? मॉड ऑफ डेल्टा OH पर मॉलिक्यूल फॉर रिडॉक्स और नंबर ऑफ और H+ और OH- रिप्लेस. है ना? ये किया है ना? ये तो तब अप्लाई करेंगे जब हमें रिएक्शन दिया है. कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम्स होंगी कि रिएक्शन नहीं देंगे और इन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट पूछ लेंगे. तो इन दैट केसेस इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, देन एनी कंपाउंड, ये सब पूरा ये चैप्टर, पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज ऑन सॉल्यूशंस. लिक्विड सॉल्यूशंस का रिएक्शन हो रहा है ना, तो whatever our compound is, it is soluble in water. It means it is a electrolyte, and any electrolyte I can classify as either a acid or a base or a salt. तो अगर रिएक्शन नहीं गिवन है तो किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट के लिए एन फैक्टर क्या लोगे? एसिड्स के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, कितने मैक्सिमम रिप्लेस हो सकते हैं. बेसिस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-. सॉल्ट्स के लिए इट विल बी चार्ज ऑन कैटायन और एनायन. करेक्ट? तो मतलब हमेशा हम लोग लेंगे तो एक इंटीग्रल वैल्यू ही हाई. इंटीग्रल. तो सॉल्ट्स के लिए या आयंस के लिए क्या हो जाएगा इन फैक्टर? सीधे उनका चार्ज, जो हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है सल्फेट में. ये का आयन था, तो इसका इन फैक्टर क्या होगा? सीधे इसका चार्ज. करेक्ट? एंड वन मोर थिंग वी कैन राइट, फॉर सिंपल बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड क्या? AB टाइप के कंपाउंड. सिंपल एक कैटायन एक एनायन. और सिंपल बाइनरी कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एंटायर कंपाउंड you can say is equivalent weight of A plus equivalent weight of कोई सिंपल बाइनरी कंपाउंड है ऑफ टाइप AB. जैसे किसी मेटल का ऑक्साइड है,
तो उस मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट पूरा हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये और नोट्स में ऐड कर लो। और अब एक बार फिर से 17th और 20th प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अभी फिर हमने जो सल्फेट वाला प्रॉब्लम, Sir, can you repeat what is binary compound? बाइनरी मतलब दो चीजों का कंपाउंड सिर्फ। अच्छा, ओके। सर उसमें सपोज जो सल्फेट H2SO4 सा है, तो मैंने रिएक्शन लिख दिया 2m + H2SO4 गिविंग N2SO4। तो सर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट जो रहेगा वो 98/2 होगा। तो सर 96/2 सल्फेट का लिख रहे हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं लिख रहे। हाँ सर, तो आंसर में चेंज नहीं आ जाएगा जब हम सर हमें वो पता नहीं है ना कि SO4 - सॉल्ट से ही आया है। सल्फेट अपने आप में एक सिर्फ आयन है ना, या तो सॉल्ट से आया होगा या एसिड से आया होगा। हाँ सर। कहीं से भी कैलकुलेट करो, उसका n फैक्टर 2 है। हाँ सर, समझ गए। थैंक यू सर। ये सब कब करना है देखो, प्लीज रिमेम्बर, जब रिएक्शन तुम्हें नहीं दिया है। जब दिया है तो ये वर्ड्स का डिफरेंस समझ लो। यहाँ रिप्लेस्ड है और यहाँ रिप्लेसेबल है। H3PO4 अगर मुझे रिएक्शन नहीं दिया गया और H3PO4 का n फैक्टर पूछा गया तो 3 है। रिएक्शन दिया गया है तो एक्चुअली उसमें कितने हाइड्रोजन हट रहे हैं बस वो n फैक्टर होगा। क्लियर? जैसे 20 सेकेंड में हमें रिएक्शन दे दिया है और उस रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन हट रहे हैं H3PO4 के? तीनों हट रहे हैं, तो n फैक्टर विल बी 3। सर बट फिर मॉलिक्यूलर वेट में भी तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है उसका ऐड करना पड़ेगा। H3PO4 के लिए करना पड़ेगा बिल्कुल। तो H2SO4 में आपने H2SO4 नहीं, ये सल्फेट का निकाल रहे हो ना। H2SO4 goes to सल्फेट। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 98/2, सल्फेट का 96/2। हाँ So please don't rub the left. yes, I'm not rubbing it. हाँ बोलो। फाइनली कंपाउंड वाला वो इक्वेशन कैसे लिखवाना है? बाइनरी कंपाउंड के लिए what we are saying that equivalent weight we can simply write as equivalent weight of A plus equivalent weight of B। इसको चलो थोड़ा सा डिटेल में समझी लेते हैं। 20th प्रॉब्लम देखो जरा सब लोग, क्या दिया है 20th में? Let me explain. 3 grams of oxide of a metal gives 5 grams of chloride। चलो इस प्रॉब्लम को कई तरीके से देखते हैं और ये पूरी ये जो अगर थोड़े बहुत डाउट्स बचे वो क्लियर हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? किसी मेटल का ऑक्साइड प्लस क्लोरीन इज गिविंग उस मेटल का क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। करेक्ट? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये नोट कर लिया? करो। I will do it with all possible methods ये प्रॉब्लम, मोल मेथड से, इक्विवेलेंट मेथड से, बाइनरी कंपाउंड मेथड से, so that you can make a differentiation हो क्या रहा है इसमें। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट को छोड़ते हैं। नॉर्मल मोल मेथड से प्रॉब्लम करना होता तो कैसे करते हैं? हम लोग मान लेते हैं इस मेटल की वैलेंसी है x। अगर किसी मेटल की वैलेंसी x है तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? M2OX। ये रिएक्ट किया क्लोरीन से, क्या बनाएगा? MClX और O2।
अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए पहले मेटल को बैलेंस करें, 2, ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ये x है तो यहाँ पे x/2, क्लोरीन 2x है तो यहाँ x, करेक्ट? ये हो गई बैलेंस। इसका वेट हमें दिया है 3 ग्राम्स, करेक्ट? तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आई एम सेइंग इज लेट्स से सम स्मॉल m, ये मान के चलते हैं 2m plus 16x, करेक्ट? इसके कितने मोल्स होंगे? तो इससे MClX के कितने मोल्स बनेंगे? 1 gives 2 मोल्स, तो 3/2m plus 16x into 2, करेक्ट? तो इसका वेट कितना बनेगा? ये 2 इधर कैंसिल कर लेते हैं, तो 3/m plus 8x हो गया ये, इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? m m plus 35.5x, करेक्ट? क्या? This is equal to 5 grams, correct? This equation we will need to solve. We will get a relation between mx. करना क्या था इसमें? निकालना क्या है? Equivalent weight of the metal. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा? कहीं पे भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी स्मॉल m बाय x। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा इससे? dm plus 106.5x is 5m plus 40x. So 2m is equal to 66.5x. So m by x is 33.25. क्लियर है ये? अब ये अप्रोच क्लियर है? ये हमारी हो गई मोल अप्रोच। हाँ, So why have we made M2OX react with Cl2? What if it reacts with HCl? कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। It will not make any difference. So for equivalence में HCl आएगा तो the HCl क्यों आएगा भाई? HCl क्यों आएगा? रुको अभी करते हैं वो भी। ये क्लियर है? एटॉमिक वेट कैसे डिफाइन किया था? इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी ना। एटॉमिक वेट है माना हुआ है, वैलेंसी x है। नाउ नेक्स्ट अप्रोच लेट्स सी, प्लीज पे अटेंशन है। दूसरी अप्रोच हम लोग अब इस पे ले सकते हैं इक्विवेलेंस। तो नेक्स्ट थिंग आई से, किसी मेटल का ऑक्साइड प्लस क्लोरीन इज गोइंग टू metal chloride plus oxygen, correct? So the approach I can take is metal oxide is मतलब एक metal और oxygen, binary compound है simple, दो elements का compound है। metal chloride is also a simply binary compound. I can say equivalents of metal oxide are equal to equivalents of metal chloride. Clear? कोई दिक्कत? तो equivalents कितने हो जाएंगे metal oxide के? 3 ग्राम से अपॉन equivalent weight of metal, सीधे ऐसे लिख लेते हैं, प्लस equivalent weight of oxygen should be equal to equivalent weight of metal प्लस 35.5। सॉल्व करके एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है, 33.25। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? Sir, हाँ, I didn't understand still how we can assume कि Cl2 is being reacted with M2OX. M2 चलो
इसकी भी यही वाली रिएक्शन भी पूरी कर लेते हैं। M2OX को HCl से रिएक्ट करा के क्लोराइड बना रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा? MClX प्लस हाइड्रोजन, करेक्ट? वाटर बना लो, ठीक है? इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? नो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है भाई, करेक्ट? ये सेम अप्रोच ही लगा सकते हो सब तो। हो रहा है ना सर? किसका हो रहा है? फिर का ऑक्सीडेशन किसका? M का। M का कैसे हो रहा है? यहाँ पे भी X की स्टेट में, यहाँ पे भी X की स्टेट में, हाँ या ओके अंडरस्टैंड। यही सेम चीज लग जाएगी भाई। तुम इसको कहीं ले रहे हो क्या अपनी कैलकुलेशन में? नहीं ले रहे हो ना, तुम तो डायरेक्टली इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट से इक्वेट कर रहे हो। हाँ ओके सर, अंडरस्टूड। चलो, let's do one more way of this. Please pay attention. M2OX plus Cl2 goes to MClX plus O2. ये रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ना कैसे रिडॉक्स है? यहाँ क्लोरीन की स्टेट 0, यहाँ -2, यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट -2, यहाँ 0, करेक्ट? अब इस वे से करते हैं जरा, तो इस वे से करना है तो मेन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या होगा इसका इन फैक्टर? देखो कैसे कैलकुलेट करते थे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। इसमें M में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कितने किसमें चेंज हो रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन। कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीजन में? 2 का, 1 ऑक्सीजन। और इसमें कितने ऑक्सीजन है? X। तो इसका इन फैक्टर क्या हो गया? 2x। इसका इन फैक्टर क्या होगा सिमिलरली? x। ये क्लियर है सबको? तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर 2m। क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट? 2m प्लस 16x बाय 2x, विच आई कैन राइट एज, अलग अलग फ्रैक्शन कर लें तो क्या हो जाएगा? m by x plus 8. m by x I can write equivalent weight of metal. यही लिखा था ना इसका equivalent weight. That's why I said simple binary compound you can simply add. इधर भी देख लो इसका equivalent weight क्या हो जाएगा? Molecular weight m plus 35.5x by here. The fourth way of doing this problem, which I am leaving for your homework, is by POAC on it. सिर्फ मेटल को भी कंजर्व कर सकते हो ना, घर में कोशिश करना। सिर्फ POAC on, इनमें से कोई अप्रोच नहीं लेनी है, only POAC on it, because the same problem was also in your mole concept booklet. Is that clear? चलो नोट कर लो, मैं नोट करके आओ क्या हुआ। क्लियर है ये? हमेशा इक्विवेलेंट वेट सेम नहीं होगा ना, जब रिएक्शन बदलेगी तो बदलेगा। सर हाँ, वो जो आपने रिएक्शन लिखा था HCl वाला, वो दिया रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था तो एसिड बेस था। सॉल्व कैसे करते हैं? एसिड बेस था, वो एसिड बेस से करते। देखो M2OX plus HCl goes to
MClX प्लस H2O। एसिड बेस रिएक्शन है, करेक्ट। ये कैसी स्पीशीज है? ऑक्साइड, सॉल्ट है यार ये तो। इस रिएक्शन में ऐसा प्रोटॉन है, लेकिन ये तो सॉल्ट होता है ना, ऑक्साइड कोई भी। करेक्ट, चलो बेस मानना है, बेस से कर लो। It will not matter because this is coming actually from electron transfer. So how you are seeing the reaction does not matter. This is acid and you are treating this as a base. What will be this species then? इसमें बेस ये पूरी चीज है। अगर तुम बोल लो बैकवर्ड रिएक्शन में कौन एसिड है कौन बेस? एसिड बेस रिएक्शन की तरह ट्रीट करना है ना इसे। तो एसिड प्लस बेस गिव्स एसिड प्लस बेस गिव्स कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। HCl को एसिड बोल दिया, M2OX बेस हो गया। तो जरा कॉन्जुगेट्स भी तो बताओ कौन कौन एसिड है कौन बेस है? सर H2O एसिड है बैकवर्ड के लिए, करेक्ट? क्लियर है? अब देखना शुरू। हमें इसका इन फैक्टर निकालना है, इसका इन फैक्टर निकालना है ना। ये बेसिक स्पीशीज है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। कितने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ये बना रहा है ना 2x। हर ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर बना रहा है ना, और इसमें कितने ऑक्सीजन हैं? x। तो इसका इन फैक्टर क्या हो गया? आगे की कहानी तो बिल्कुल सेम है। इसमें बैकवर्ड में क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, एक क्लोरीन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। इन फैक्टर क्या है? x। एक और वे देख लो। हाँ, रिएक्शन नहीं दिया, हमें मालूम ही नहीं रिएक्शन क्या है, तब हम क्या मानेंगे? सॉल्ट। M2O3 M2OX एक सॉल्ट है। क्या है इसके कैटायन का चार्ज या एनायन का चार्ज? 2x। इन फैक्टर क्या होगा फिर इसका? MClX एक सॉल्ट है। क्या है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन? x। क्लियर है? तुम एसिड बेस रिएक्शन मान के करते, रिडॉक्स मान के करते, रिएक्शन ना मानते, मोल से कैसे होगा? क्या ये वाला? देखो ये वाला पॉइंट तुम लोग को, लिसन, ये क्लियरली दिख नहीं रहा है क्योंकि तुम लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत वे में लिखा है। इसमें से स्पेक्टेटर हटा दो पहले। एम में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, एम को आप हटा दें। अब ये बेस क्लियरली दिख रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है। ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर बना रहा है ना, बेस है वो। So, हाँ, so could you please explain the proton approach again? भाई रिएक्शन है M2OX plus HCl goes to MClX plus water। इसमें ये एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, तो दिस हैज टू एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज। क्यों ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? इसमें ये आयन है, एक तो है M2X प्लस, एक है OX2 माइनस प्लस HCl goes to M plus X ClX माइनस प्लस वाटर। तो ये HCl अपना H
ऑक्सीजन को देगा। तो दिस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, दिस इज अ बेस। कितने प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? ये ऑक्सीजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर बना रहा है, मतलब हर ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और हमारे पास हैं कितने ऑक्सीजन इस कंपाउंड में? X। तो ये पूरा कंपाउंड एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा? 2x। So number of H plus transferred will be 2x and N factor will be 2x. Similarly, if I see this compound, backward reaction देखें, this is acid, this is base. ये अपना हाइड्रोजन इस क्लोरीन को देगा and it will make HCl. एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और इसके एक मॉलिक्यूल में X क्लोरीन है, तो इसका N फैक्टर हो गया X। बिकॉज इसका एक मॉलिक्यूल टोटली X हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? Yes, sir. Thank you. Okay. Now, for homework, complete home assignment 1, home assignment 2 from booklet. Home assignment 1 का problem 3 और 4 अभी छोड़ देना। Except problem 3 and 4 of home assignment 1, you can complete the remaining home assignment 1 and home assignment 2. Clear?